स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा है कि रणजीत सिंह के बारे में देखा था। और ये देखा था कि सिख जो थे एक धार्मिक समुदाय के रूप में किस प्रकार उभर के आते हैं, और अफगान जब युद्ध होता है तो एक फौजी शक्ति के रूप में उसके बाद वो उभरते हैं। और फिर बाद में हमने देखा था कि जब अहमद साहब अली 1767 ईस्वी में पराजित होता है तो सिखों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं यमुना और रावलपिंडी के बीच में। और उसके बाद फिर रणजीत सिंह ने पंजाब का काफ़ी विस्तार किया है और एक महत्वपूर्ण संधि, अमृतसर की संधि वो करते हैं 1809 ईस्वी में। और सतलज नदी को अंग्रेज और रणजीत सिंह की सीमा रेखा मान ली जाती है। सतलज नदी के पश्चिम में रणजीत सिंह और पूर्व में अंग्रेजों का आधिपत्य मान लिया गया था। उसके बाद अंग्रेज और सिखों के संबंध अमृतसर की संधि के बाद किस प्रकार होते हैं वो हम देख चुके हैं। बाद में किस प्रकार रणजीत सिंह और विलियम बेंटिंक रोपड़ में मिलते हैं पंजाब में, वहां पे उनके अपने उद्देश्य दोनों बता देते हैं। अब चूंकि आपस में घनिष्ठता थी इसलिए उनके संबंध काफी ठीक रहते हैं और वो युद्ध से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। और 1838 का एक महत्वपूर्ण एपिसोड होता है कि जब संधि त्रिकुट होता है, रणजीत सिंह, शाह सुजा और अंग्रेज कंपनी तीनों के बीच में, त्रिकुट के बीच में संधि होती है। तो ये अभी तक हम देखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की कैसे शुरुआत होती है, इसको हमें देखना है। खालसा की सेना ने अमृतसर संधि का उल्लंघन करते हुए सतलज नदी को 13 दिसंबर 1845 को पार किया। लॉर्ड हार्डिंग ने संधि की अवज्ञा को तात्कालिक कारण का स्वरूप देते हुए युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस सिखों ने यद्यपि अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कुशल नेतृत्व के अभाव में उनको पराजित कहीं न कहीं होना पड़ा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि जो खालसा फौज थी उसकी समस्या थी, जो नागरिक प्रशासन से स्वतंत्र हो गई थी और 6 वर्षों तक वहीं राजाओं को राजगद्दी पर बैठाती रही। जिंदान एवं लाल सिंह जो कि राज्य के मंत्री थे, उन्होंने अनुभव किया कि खालसा फौज को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तत्पर किया जाए। और इस विचार से ही जो सिख फौज थी उसने सतलज पार करने की आज्ञा दे दी। और यही इसका एक कारण रहा है। जैसे पार किया तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है। तो ये युद्ध के कारणों में बस यही चीज इसमें बताई गई है कि किस प्रकार सिंध का अंग्रेजी राज में विलय जो हुआ था वो भी एक इसमें संभावित कारण बताया गया है। सिखों द्वारा सतलज नदी पार करना जो अभी हम बता चुके हैं। अंग्रेजों की सैन्य गतिविधि, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब के तटवर्ती क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी थी। तो इससे भी सिखों के मन में आशंका हुई और सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा होने से यहाँ भी वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं अंग्रेजों का स्वरूप दिखता है। तो इससे भी सिख नाराज थे। तो ये एक तात्कालिक कारण के रूप में बता ही चुके हैं कि किस प्रकार खालसा फौज जो थी वो 6 वर्षों तक वही राजाओं को गद्दी पर बैठा रही है, वो एक अपने आप में एक समस्या बन चुकी थी। तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के मेन कारण रहे हैं। इसमें देखते हैं कि इसके बाद जो युद्ध के दौरान बताया है, इसमें 4 अलग अलग स्थलों पर युद्ध किए गए थे। मुदकी का युद्ध हुआ था जिसमें सेनापति सिख का लाल सिंह था और युद्ध के मैदान से भाग जाने के कारण सिखों को इसमें पराजय झेलनी पड़ी थी। समर्पण कर दिया था लाल सिंह ने। इसके बाद मुदकी के बाद फिरोज शाह का युद्ध हुआ, वहां तेजा सिंह थे और उसके विश्वासघात के कारण सिखों को यहाँ भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर बुड्ढेवाल का युद्ध हुआ और फिर आलीवाल का युद्ध हुआ। रणछोड़ सिंह मजीठिया के नेतृत्व में यहाँ सिख सेना ने युद्ध लड़ा, यहाँ भी वो पराजित होते हैं। और दोनों के बीच में बाद में फरवरी 1840 ईस्वी में शबराव का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में सेनापति श्याम सिंह अटारी के पराजित होने के बाद सिख पूरी तरह से पराजित होते हैं और 20 फरवरी 1840 ईस्वी को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। तो ये 4 युद्ध होते हैं। इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के रूप में सब युद्ध होते हैं और जिसमें कहीं ना कहीं सेनापति अलग होते हैं सिखों के, लेकिन वो एक तरीके से मजबूती से नहीं लड़ पा रहे हैं और वो यहाँ हारते हैं। इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद संधि होती है अंग्रेजों और सिखों के बीच में, वो लाहौर की संधि कहलाती है।
और इस संधि के तहत, संधि का जो स्वरूप है वो मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था, और इस संधि के प्रावधान के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने जो था उस समय सतलज के दक्षिण के जो प्रदेश थे, सिंध सतलज रियासतें दोआब, जालंधर तथा हजारा प्राप्त अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे, और क्षतिपूर्ति के रूप में भी अंग्रेज सिखों को 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े थे। इस संधि के द्वारा सिखों की फौज को कम कर दिया गया था। सिखों के पास जो भी तोपें थी उसको भी छीन लिया गया था, और अब सिख सरकार ने यह भी मान लिया कि वे किसी भी अंग्रेज अथवा यूरोपीय निवासी को ब्रिटिश सरकार की संपत्ति के बिना नियुक्त नहीं करेंगे। और लेकिन अंग्रेजों ने महाराजा दिलीप सिंह को शासक के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, और हेनरी लॉरेंस जो था उसको लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये लाहौर की संधि के तहत इनका प्रावधान था। लेकिन इस प्रावधान के कुछ पहलू बड़े उलझे हुए थे और जिस पर अमल करना बहुत मुश्किल था सिखों के लिए। तो इसके एवज में ही दिसंबर 1846 में भैरोवाल की एक नई संधि की गई ब्रिटिश सरकार और लाहौर दरबार के बीच में, और इसके तहत अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया। लाहौर में एक अंग्रेजी फौज को रखा जाना भी सुनिश्चित किया गया, और सिखों को 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष अंग्रेजों को देने थे इस समझौते के तहत। तो इस प्रकार ये लाहौर की संधि और फिर भैरोवाल की संधि यहां पर होती है। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं था कि पंजाब में जो फैलते हुए असंतोष का परिणाम युद्ध के रूप में तो होना ही था, किंतु मुल्तान के गवर्नर के षड्यंत्र ने घटनाओं में और भी तेजी ला दी, क्योंकि 1844 से मुल्तान का गवर्नर मुल्तान को लाहौर के दरबार की ओर से उत्तराधिकारी के रूप में 1 करोड़ रुपए देने को कहा गया था, किंतु उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की, और प्रथम जो सिख युद्ध हुआ था उसमें मूलाज रुपए देने के कार्य को स्थगित करने में समर्थ हो गया, किंतु युद्ध के पश्चात वह मांग पुनः प्रस्तुत की गई थी। तो जो लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि सिखों के लिए एक तरीके से अपमानजनक थी, उसको स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था। संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे वे बहुत अधिक नाराज हो गए। इन सैनिकों तथा राज परिवार के चुबों के अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो जाता है, और इसी के तहत षड्यंत्र के तहत 1848 ईस्वी में तो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। और भी अनेक घटनाएं होती है, और 21 फरवरी 1849 ईस्वी को गुजरात युद्ध में सिखों की बुरी तरह से हार होती है, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर लिया। सिखों के को कृपाण के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। तो इस प्रकार पंजाब भी साम्राज्यवादी नीति का यहाँ पे शिकार हो जाता है। पंजाब के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के पश्चात प्रांत की शासन व्यवस्था मार्च 1849 में 3 सदस्यों के एक बोर्ड को सौंप दी जाती है। वापिस जॉन लॉरेंस को यहाँ का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है, और पंजाब को 4 डिवीजनों में विभक्त यहाँ कर दिया गया। डिवीजनों को जिलों में तथा जिलों को तहसीलों में यहाँ विभक्त कर दिया जाता है, और सिख फौज को पूर्ण रूप से यहाँ तोड़ दिया गया। सिख सरदार जो भी थे उनकी जागीरों को यहाँ पर अधिकृत कर लिया गया। तो ये आंग्ल सिख सेकंड युद्ध था, जिसमें पूरी तरह से लॉर्ड डलहौजी जो होता है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत पूरी तरह से पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला देते हैं, और जो दिलीप सिंह शासक बना बैठा था उसको वो पेंशन देकर इंग्लैंड भेज देते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण रहे,
उसको थोड़ा देख लें। यहाँ पे देख रहे हैं कि औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कोई भी उसके बाद ऐसा उत्तराधिकारी नहीं रहा जो मुगल साम्राज्य को मजबूत बना सके। तत्कालीन भारत में मराठा शक्ति मुगलों के विकल्प के रूप में उभरती है। पेशवाओं का आगमन हो जाता है और पेशवाओं के 1713 ईस्वी से बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम मजबूत विकल्प इस समय मराठा के रूप में निकलते हैं। लेकिन यहाँ भी देखते हैं कि पानीपत की जब तृतीय लड़ाई होती है तो मराठे अहमद शाह अब्दाली के हाथों बहुत बुरी तरह पराजित होते हैं और इतनी आसानी से बाद में वे उभर नहीं पाए। उसके बाद स्थानीय स्तर पर बहुत सी शक्तियां उभर कर आती है, लेकिन कोई भी ऐसी केंद्रीय सत्ता को हासिल कर संपूर्ण भारत को स्थायित्वपूर्ण शासन प्रदान नहीं करने की स्थिति में कोई भी शक्ति थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के दौर में अनेक यूरोपियन शक्तियों ने भारत में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। यहाँ पर फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी आ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं यहाँ पे आपस में यूरोपियन गतिविधियों को देखकर, और यहाँ भी वो अपना पैर पसारना चाह रहे हैं। उनके संघर्ष में अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित करते हैं और धीरे धीरे करके वो भारत पर अधिकार स्थापित करते हैं। मुगल शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, यानी कि केंद्र में राजनीतिक शून्यता हो जाती है और उसका लाभ अंग्रेज पूरी तरह से उठाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि अंग्रेजों की एक सामुद्रिक शक्ति बहुत मजबूत थी, क्योंकि उस समय समकालीन विश्व में वैसे भी अंग्रेजों की जो समुद्री सेना थी काफी सर्वोच्च मानी जाती थी। भौगोलिक खोजों ने समुद्रों का महत्व भी उस समय बढ़ा दिया था और जितनी सामुद्रिक शक्ति में विस्तार कोई भी देश करता था उतना ही लाभ उसको मिलना निश्चित था। वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी और उन्होंने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी थी और धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व में वस्त्र व्यापार में वृद्धि हुई और अंग्रेजों की स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होती है और उन लोगों ने उन क्षेत्रों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां उन्हें कच्चा माल सुगमतापूर्ण उपलब्ध हो सके। और इस दृष्टि से भारत एक आदर्श स्थिति में था और इसलिए यहां पर अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए अपनी सभी प्रकार की शक्तियां लगा दी। भारतीय व्यापारियों में असुरक्षा की भावना, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो जाता है तो बहुत सी कंपनियां भारत में आती है और भारत को बार बार लूटा जाता है। नादिर शाह का आक्रमण हो या अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो, इससे कहीं ना कहीं भारतीय व्यापारी भयग्रस्त थे, क्योंकि आते थे लूटपाट करके वापस चले जाते थे और स्थिति काफी खराब रहती थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय व्यापारी को ऐसे संरक्षक की तलाश थी जिससे कि वो सुरक्षा प्रदान कर सके। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। शरण में आए व्यापारियों को वो संरक्षण प्रदान करने लगे और अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत करने लगे। बहुत से व्यापारिक केंद्र इसी परिप्रेक्ष्य में उसने यहाँ पर स्थापित किए और दुर्गों की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। यहाँ एकता में अभाव था। यहाँ जितनी भी स्थानीय शक्तियां थी उन सभी में एकता का कहीं कहीं अभाव था और जिसके कारण ही ये लोग इतने मजबूती रूप से अंग्रेज यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर सके। क्योंकि यहाँ देखते हैं कि मराठा, अवध, बंगाल, इनके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं कि सभी शक्तियां अपने अपने हित साध रही थी, लेकिन कभी भी आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अनभिज्ञता, ये प्राचीन काल से ऐसा मानते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। बाहर के ज़्यादा इनको भौगोलिक जानकारी भी नहीं होती, क्योंकि स्थानीय शक्तियाँ आपस में ही लड़ने में मशगूल रहती थी। तो इन लोगों का भारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियाँ आ रही थी, बाहर का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था और वो भी एक कारण रहा है कि ये अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सके। आर्थिक संपन्नता और कूटनीतिज्ञता, अंग्रेज जो थे भारत में युद्ध की जगह कूटनीति और आर्थिक प्रलोभन के बल पर अधिक सफलता हासिल की, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ तत्कालिक भारत की शासक नितांत स्वार्थी थे और प्रशासनिक अधिकारी तथा सेनापति आवश्यकता से अधिक भ्रष्ट थे। तो शासकों को यदि किसी भी छोटे से कार्य में भी अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा था तो वे अन्य भारतीय शासक
को छोड़कर अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हो जाते थे। हम आंग्ल मराठा युद्ध में भी देखते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध में भी देखते हैं कि आपस में ये जो शक्तियां जहां थोड़ा सा इनको स्वार्थ दिखा वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे। तो ये नीति भी कहीं न कहीं भारतीयों को बहुत भारी पड़ी और उसका खामियाजा कहीं न कहीं हर क्षेत्र को भुगतना पड़ा। और धीरे धीरे करके अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मराठों को, हो चाहे मैसूर को हो, बंगाल को हो, और बाद पंजाब को, सभी को अधिकृत किया। तो ये एक आंग्ल सिख संबंधों के बारे में आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार सिख शक्ति एक सेना के रूप में संगठित होना शुरू करती है। रणजीत सिंह उसका विस्तार करते हैं। अमृतसर की महत्वपूर्ण संधि होती है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, फिर लाहौर की और भैरववाल की संधि होती है। उसके बाद फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है और लॉर्ड डलहौजी जो होता है वो विस्तारवादी नीति के तहत पंजाब को पूरी तरह से अधिकृत कर लेता है। तो यहाँ पर ये पंजाब का चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।